स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन आ रही है आप दोनों को नजर? यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा ये बताओ, जो मैंने पेपर शेयर किया था किस किस ने पढ़ा है? रेजनेट 50 पेपर या रेजनेट? यस यस सर, मैंने पढ़ा है। अच्छा, कुछ समझ आया है? यस सर, समझ आया। वो उसमें कहता है कि अगर हम ज़्यादा लेयर्स ऐड कर देते हैं तो अक्सर जो मॉडल होता है वो परेशान हो जाता है। और वो जो इनपुट और आउटपुट का जो है ना, वो पैरामीटर्स है ना, वो आपस में मिक्स कर देता है। और डिफरेंस हमें चाहिए होता है कि फिर हम अगर एक को सेट करते हैं तो वो डिफरेंस को रीड करके उसमें से वो करता है, जज करता है। ठीक हो गया। एक बात क्लियर है। अच्छा हिना, आपको समझ आई है पेपर की? मैंने उसमें से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को देखा था कि उन्होंने प्लेन नेटवर्क और रेसिडुअल नेटवर्क को किस तरह यूज किया है, नहीं, बेसिक तो मुझे इंट्यूशन थोड़ा क्या थी कि रेजनेट बनाया क्यों गया था, इस चीज की समझ आई है? ये रेजनेट है क्या एक्चुअली? नहीं भाई, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं शायद डिटेल में प्रॉपरली देख नहीं रही थी। मैंने सोचा पहले एक्सपेरिमेंट तो देखूं इन्होंने किया ही क्या है। ये देखिए ना, हमारा ना अभी आप जितने भी डीप लर्निंग के पेपर्स देखेंगे ना, कभी भी ना उनके एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट की तरफ ना जाया करें। वो अपने मॉडल को ना वैलिडेट कर रहे होते हैं अपना, अगर उन्होंने कुछ बनाया होता है। एक तो सबसे पहले जो बेसिक इंट्यूशंस होती है ना, वो आपको मिल जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट से। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट सही तरह पढ़ना आता है तो आपको पता चल जाएगा एट द एंड आगे पेपर में हुआ क्या है। दूसरी बात, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर एवर प्रोड्यूस्ड, और इसकी इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर विजन के अंदर। मैं अपना बताता हूँ, पर्सनली आई हैव नेवर सीन अ पेपर लाइक दिस टू मच इम्पोर्टेंट, यानी कि जितनी इसकी साइटेशंस हैं वो इसको इम्पोर्टेंट बनाती हैं। 2.5 लाख के करीब इसकी साइटेशंस हैं गूगल स्कॉलर पे, और 300 प्लस पेटेंट्स के अंदर इसको साइट किया गया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। अच्छा ये बताए, आप लोगों ने कभी इतना साइटेड पेपर देखा है कभी जिंदगी में? मैंने अभी देखना शुरू किया, जो आप शेयर कर देते हैं वही होते हैं। तो आपने वैसे कभी नहीं देखा? कभी आपने लिटरेचर किया हो डिग्री के दौरान, कभी थीसिस लिख रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो, तो कभी पेपर से वास्ता पड़ा हो? यस सर, पेपर तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये कि उसमें मैक्सिमम साइटेशन इतनी होती हैं, यानी कि 400 500 या मैक्सिमम 1000। तो वैसे मैं बताता हूँ, 50 या 100 से ऊपर जो साइटेशंस चली जाती है ना, वो पेपर इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1000 से ऊपर है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर कंसीडर किया जाता है और फाइनेस्ट पेपर। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इतनी साइटेशंस वाले पेपर, और जब मैंने इसको डीपली स्टडी किया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो सीन ये है कि इस पेपर में जो एज इट इज बिहाइंड द सीन मैथ है, वो किसी को वैसे अंदाजा नहीं है कि ये वर्क क्यों कर रहा है, लेकिन लोगों की क्यास आराइयां हैं कि इसकी परफॉर्म अच्छा करने की वजह ये हो सकती है। देखते हैं वो क्या है। जैसे मैंने कहा था, डीप लर्निंग थोड़ी सी ना ढकी छुपी साइंस है, इंसान हमें इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है इसका। तो इसको देखते हैं, इसमें ऐसी क्या चीज है जो इसको इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने कहा था कि हम इन मॉडल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लो एंड पीसी के ऊपर। मेरा जो ये लैपटॉप है, इतना कोई खास इसकी स्पेक्स नहीं है। हालांकि मैं अब मेरे पास जो लैब में मेरे पास पीसी है वो बहुत अच्छा पीसी है, उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ तमाम कंप्यूटेशंस। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों के हिसाब से करना है तो मैंने इसको किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैं ना इधर मॉडल ना ट्रेनिंग पे लगा देता हूँ। जब तक हम आएंगे वो ट्रेन हो चुका होगा। स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन हो रही है शेयर? हो रही है सर। इधर ना मैंने ये सब के सबको ना रनिंग पे लगा दिया है। जब तक हम डिस्कशन करेंगे तो इधर ना मॉडल ट्रेन हो चुका होगा ऑलरेडी।
It's making, okay, it's working. Okay, तो अभी ना हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि रेजनेट की जरूरत क्यों पेश आई। आवाज मेरी आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। लेट मी एंटर सम। ठीक हो गया। अभी ना हमने कुछ पहले जो आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपने लेनेट 5 पढ़ा था जिसके अंदर 7 ट्रेनेबल लेयर्स थी, यानी कि ऐसी लेयर्स थी जहाँ पे 7 लेयर्स ऐसी थी जहाँ पे वेट्स या फिल्टर पैरामीटर्स को हमने ट्रेनिंग करनी थी, और इसके जो पैरामीटर्स थे वो 60/60 थे, और इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन जो था सिग्मॉइड था, उस वक्त रेलो नहीं था तो इस वजह से हुआ था। तो ये फर्स्ट CNN था जो सिंपल था और डिजाइंड था एमनिस्ट के लिए, और हमने इसको परफॉर्म भी किया था। ये एक छोटा नेटवर्क था 7 लेयर्स का जिसके अंदर जस्ट 60,000 पैरामीटर्स थे, तो हमने इजीली इसको ट्रेन भी कर लिया था अपने ही इसी पीसी के ऊपर। उसके बाद हमने बात की थी एलेक्स नेट के ऊपर। इसकी इसमें 8 लेयर्स हैं ट्रेनेबल। इसकी जो इनपुट साइज है, ये इनपुट साइज भी बड़ा मैटर करता है। आपने इसको ना जरूर ध्यान में रखना है कि जब आप यूज करते हैं ना CNNs को, तो ये जरूर ध्यान में रखा करें कि इनका इनपुट साइज क्या था। 60 मिलियन पैरामीटर्स थे। इन्होंने रेलू यूज किया और इन्होंने यूज किया था इमेज नेट 2012। ये हम बात कर चुके हैं कि इमेज नेट के ऊपर कंपटीशन होते हैं, डिफरेंट इमेज नेट के ऊपर होते हैं, कोको डाटा सेट के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद VGG16 आया, उसके अंदर 16 लेयर्स थी जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं। और ये मॉडल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, ये हो गया था 138 मिलियन पैरामीटर्स थे इसके अंदर। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि VGG16 को ट्रेन करते हुए मेरा जो लैपटॉप था ये क्रैश कर गया था, लास्ट टाइम हमने देखा था। उसके बाद VGG19 था जिसके 144 मिलियन पैरामीटर्स हैं, यानी कि सिर्फ इसके अंदर 19 पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ तक की ना इंट्यूशन देख के रिसर्चर्स को क्या समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम अपने मॉडल को डीप कर रहे हैं, 7 लेयर से 19 लेयर तक लेके गए हैं, तो हमारा जो है ना एक्यूरेसी बढ़ी है और ट्रेनिंग लॉस कम हुआ है, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। लेकिन जब इस चीज को एक्चुअली देखा गया ना, मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया था कि ये VGG19 वाले ये बड़ा यूनिफॉर्म नेटवर्क है, बहुत यूनिफॉर्म नेटवर्क है, सब चीज इन्होंने कांस्टेंट की हुई है। तो ये इसको VGG32, VGG101, VGG यानी कि इससे ऊपर क्यों नहीं लेके गए? इसकी कोई तो वजह होगी ना। इसका मतलब ये था कि अगर वो नहीं लेके गए, इसका मतलब इससे आगे वो जो है मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या ओवरफिट वगैरह हो गया होगा। अभी हमें नहीं पता कि क्या रीजन है। उसके बाद रेजनेट आता है 2015 में, और इन्होंने ना एक्चुअली गए थे रेजनेट 101, और इससे भी आगे आप जा सकते हैं रेजनेट में। इन्होंने 2015 के अंदर आके जितने भी कंपटीशंस थे वो इमेज नेट के ऊपर हुए हैं, कोको डाटा सेट के ऊपर हुए हैं, वो तमाम के तमाम में इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था, यानी कि ये दे स्टैंड फर्स्ट। और इन्हों की जो ये अपने आर्किटेक्चर को 50 लेयर्स तक डीप ले गए, यानी कि 19 से 50 लेयर्स तक लेके गए हैं, फिर 50 से 101 भी इन्होंने ट्रेन किया है। तो पर यहाँ तक एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम डीप जाएंगे, हमारे जो है ना, हमारा दिमाग कहता है कि एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी ये वो पेपर है जिसकी मैंने बात की थी, और ये जो जितने भी हमने पेपर डिस्कस किए हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने इस आर्किटेक्चर, किसी को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कुछ आर्किटेक्चर फेसबुक ने बनाया जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, कुछ
बड़ी बड़ी जायंट्स यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने बनाए हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने ना एक जुमला पहला ही एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है, डीपर न्यूरल नेटवर्क्स आर डिफिकल्ट टू ट्रेन, के जो डीप, जितना हम डीप जाएंगे वो डिफिकल्ट टू ट्रेन हो जाता है। हम उसको जितना हम यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा या डीप मॉडल होगा उतना ही वो ज्यादा मुश्किल होगा। ये एक ना इनकी फर्स्ट डायग्राम है, मैं इसको ना यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ना पहले एक्सपेरिमेंटेशन की, ये इनके पास एक डेटा सेट है सिफार 10। इन्होंने क्या किया, इसको ना ट्रेन किया 20 लेयर के न्यूरल नेटवर्क से और 56 लेयर के न्यूरल नेटवर्क से। प्लेन है, यानी कि ये इनके दरमियान में कोई फीडबैक वाला सीन नहीं है। इनपुट से जस्ट आप आउटपुट तक डायरेक्ट जा रहे हो। तो इन्होंने क्या देखा, अब आप ना मुझे बताएं, अगर एक 20 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है और एक 56 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है, किसकी जो लॉस है कम होना चाहिए? पीछे के हिसाब से आप देख के बताएं, जो हमने पीछे चीजें डिस्कस की। सर लॉस 56 वाले का कम होना चाहिए। ये हमने पहले देखा है कि जैसे जैसे लेयर्स बढ़ रही थी मॉडल कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो यानी कि वो बड़े कॉम्प्लेक्स जो आपके पैटर्न्स थे इमेजेस के अंदर, वो उनको भी लर्न कर सक रहा था। तो वहां पे हमारी अक्ल कहती है कि उसको जो है ना 56 वाले का लॉस कम होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो जो 20 लेयर का न्यूरल नेटवर्क था वो 56 लेयर वाले न्यूरल नेटवर्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसका लॉस कम था, उसका एरर कम थी, ट्रेनिंग एरर भी कम थी, टेस्ट एरर भी कम थी। तो अब इससे एक चीज नजर आती है कि गोइंग डीपर इज नॉट गुड। अगर आप डीप जा रहे हैं, गोइंग डीपर इज वर्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने जब रेजनेट को लेके आए, इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से ना मैं तकरीबन ही चीजों का ना अंदाजा हो जाएगा। पहले है कि डिफिकल्ट है डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना। जितना आप डीप जाएंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी कम होगी, यानी कि एक स्टेज आएगी, यानी कि आप डीप जा रहे हैं जा रहे हैं और एक ये स्टेज है जिसके ऊपर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। इससे ऊपर आप जाएंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाएगी। ये मैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, नॉट टेस्ट एक्यूरेसी। ओवर फिटिंग नहीं की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी वो हम आगे देखते हैं। वी प्रेजेंट अ रेजिड्यूअल लर्निंग फ्रेमवर्क, हम एक रेजिड्यूअल जो है ना हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जो क्या हेल्प करता है, वो मॉडल को ट्रेन होने में हेल्प करता है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग वी प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव, इन्होंने दिए हैं कि हमने जो है एविडेंस दिए और हमने ऑप्टिमाइज किया है लर्निंग प्रोसेस को ऑन द इमेज नेट डेटा सेट। ये देखिए, जहां पे भी बात होती है इमेज नेट के ऊपर होती है। मैंने पहले भी कहा था इमेज नेट बहुत यूं समझे कि रोल प्ले करता है। वी इवेलुएट अ रेजिड्यूअल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क विद द डेप्थ ऑफ 152 लेयर, यानी कि ये 152 लेयर्स तक गए हैं, जो कि 8 टाइम्स है VGG का, 8 टाइम्स है। यानी कि VGG 19 है, तो VGG 19 को आप 19 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आप तकरीबन 160 के करीब जाएंगे। तो ये 8 टाइम्स था उसका। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो है 3.57 एरर जो है ना, यानी कि 3.57% एरर हमने अचीव किया है ऑन इमेज नेट टेस्ट सेट के ऊपर। और इन्होंने जो है ना अवार्ड विन किए हैं। फर्स्ट प्राइज था ILS VCRC क्लासिफिकेशन टास्क में। उसके बाद कोको डेटा सेट के अंदर इनकी फर्स्ट जो है इनको प्राइज मिला है। तो इन्होंने ना जो उस वक्त के जितने भी प्राइजेस थे वो तमाम के तमाम विन किए हैं। अब देखते हैं कि रेजिड्यूअल की बात हो रही है। रेजिड्यूअल है क्या? इन्होंने ये एक ना रेजिड्यूअल लर्निंग का जो है ना, ये रेजिड्यूअल न्यूरल नेटवर्क का ना एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये आपको मिलेगा। ये जो है ना मेन चीज है, जो चीज मैटर करती है।
अब ना मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने ना एक टॉपिक मिस करवाया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ना आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ये टॉपिक था कन्वर्टिंग CNN टू डीप न्यूरल नेटवर्क्स लीनियर कंप्यूटेशन। मैंने कहा था इसको आपने देखना है कि न्यूरल नेटवर्क और CNN तकरीबन सेम सेम लगते हैं अगर हम इनको ना रिसेम्बलेंस दे दें। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ उसी को यूटिलाइज करूंगा। ये डायग्राम है जो मैंने वहां से उठाई है, लेकिन ना मैं इसको ना इसी डायग्राम को ना हॉरिजेंटली कर रहा हूँ, आपको प्लेस कर रहा हूँ। अब ना हमारा जो न्यूरल नेटवर्क था उसमें क्या होता था कि अगर हमने आउटपुट लेनी है, मैं ये ANN की बात कर रहा हूँ, तो आप तमाम वेट्स को उनकी रिस्पेक्टिव जो है ना इनपुट से मल्टीप्लाई करके उनका जो है सबमिशन लेते थे और एट दी एंड आप नॉन लिनियरिटी अप्लाई करते थे। हमने पीछे जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं सब में हमने कहा था कि नॉन लिनियरिटी होती है। अब मैं इसी रिसेम्बलेंस को ना यहाँ पे देखता हूँ। आप जब उस लेक्चर को देखेंगे ना, वो पीछे मैंने एक टॉपिक मेरे हैंड रिटन है तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, अगर मेरे पास लेयर है AL मेरे पास ना एक लेयर है, तो अगली लेयर कौन सी होगी? AL+1 होगी। उससे अगली लेयर क्या होगी? AL+2 होगी। बात समझ आती है इस बात की? यस सर, आ रही। AL की जो आउटपुट है ना वो है X, तो मैं लिख सकता हूँ AL = X। यस सर। तो अब अगर इसकी आउटपुट है तो ये AL+1 की इनपुट होगी, ये इसकी इनपुट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं करूंगा Z कैलकुलेट, यानी कि मैं अभी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा। यहाँ पे ना आप वेट्स की जगह पे ना आप समझे कि यहाँ फिल्टर के पैरामीटर्स हैं। जितने भी फिल्टर, वहां पे भी तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे कि वो ऊपर ऊपर मूव करता है। तो अब अगर मेरे पास ZL+1 है, इस जगह पे ZL+1, तो वेट्स भी इसी लेयर के होंगे क्योंकि हम इस लेयर की आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएंगे? WL+1। और इसकी इनपुट कौन सी होगी? जो पीछे से आई है, X, प्लस बायस भी इसी लेयर का होगा, तो ये हो जाएगा BL+1। जब हम इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो तब ये हमारी इस लेयर की आउटपुट बनेगी AL+1 की। बात क्लियर है? एक लेयर दोबारा बताइएगा। सिंपल सी तो ये बात थी। अच्छा ये देखिए, मैं ना अभी ना थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ना 3 लेयर्स हैं। एक है AL, दूसरी है AL+1, अगली है AL+2। हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम जो है ना सबमिशन तक कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपने बायस भी एक ऐड करते हैं। ये बायस, वैसे ये बायस ओमेगा नॉट ना बायस है। सबसे पहले ना मैं इस चीज को जो है ना Z का नाम ले रहा हूँ, सही है। उसके बाद जब हम नॉन लिनियरिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट निकलेगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब मेरे पास ना एक लेयर है AL जिसकी आउटपुट है X, तो मैं लिख सकता हूँ AL = X। यस सर। अब मैंने ना अगली लेयर की आउटपुट फाइंड करनी है। तो अब अगली लेयर की मैं आउटपुट कैसे फाइंड करूंगा? पहले तो मुझे Z कैलकुलेट करना है ना, ये एक्सप्रेशन। तो Z कैसे कैलकुलेट होगा? पहले मुझे जो है वेट्स देखने पड़ेंगे। ये वेट्स आ गए। वेट्स किसके लेयर के होंगे? इसी लेयर के होंगे वेट्स। AL+1 जब पिछली लेयर के वेट्स तो नहीं आएंगे ना, इसी लेयर के वेट्स आएंगे। तो वेट्स हो जाएंगे W × L+1। और इस लेयर की इनपुट कौन सी होगी?
ये x होगी, पिछली लेयर की आउटपुट अगली लेयर की इनपुट होती है हमेशा, तो ये इस लेयर की हो जाएगी इनपुट, और बायस भी इसी लेयर के हो जाएंगे, और जब हम इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास AL+1 आ जाएगा, यानी कि AL+1 की आउटपुट निकल आएगी। अब बात क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। ये तो था एक प्रिमिटिव मेथड जो चल रहा था हमारे साथ। अब मैंने अगर इसी तरह AL+2 की आउटपुट फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे इसका ZL+2 फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वेट्स क्या हो जाएंगे, WL+2, क्योंकि इसी लेयर की आउटपुट है तो इसी लेयर के वेट्स होंगे। पर लेकिन इसकी इनपुट कौन सी होगी, जो प्रीवियस लेयर की आउटपुट होगी वो अगली लेयर की इनपुट होती है, तो यहाँ हो जाएगा AL+1। फिर आगे क्या आ जाएगा, बायस किस लेयर के होंगे, इसी लेयर के होंगे जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं BL+1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक ZL+2। ये था प्रिमिटिव मेथड। अब इन्होंने एक काम क्या किया है, जो रेजिडुअल नेटवर्क वालों ने, जो ये रेजिडुअल रेजनेट है, इसके अंदर ना इन्होंने एक स्किप कनेक्शन ऐड किया है। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी इनपुट है ना, आप यहाँ पे ऐड कर दें बिफोर वैल्यू। आप इनपुट जो भी है यहाँ की, इसको यहाँ पे ऐड कर दें बिफोर वैल्यू, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ZL+X, ये जो आपका स्किप कनेक्शन था, स्किप कनेक्शन के थ्रू आप यहाँ पे एक जो है ना अपनी इनपुट ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा X। इसके बाद जब आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, that will be the output of AL+2। तो अब इस स्किप कनेक्शन का फायदा क्या होगा, अगर मैं इस चीज को fx कहता हूं तो क्या मेरी जो अगली लेयर की आउटपुट होगी वो fx+2 कह सकते हैं ना हम, क्योंकि हम इसमें x भी ऐड कर रहे हैं। अब इस चीज का फायदा क्या होगा, किसी ने पढ़ा है पेपर में, इस चीज से क्या फायदा होगा, जिसने पेपर पढ़ा है वो बता सकता है? किस चीज का फायदा बताना? ये एक जो हमने स्किप कनेक्शन ऐड किया है और हमने इसको कंप्यूटेशंस में लेके आए, इसका फायदा क्या होगा? सर इससे वेट का पता चलेगा कि कौन चीज कितना जो है फर्क डाल रही है आउटपुट में। और कुछ नहीं, चलो ठीक हो गया। ये देखिए पेपर कितना इजी पेपर है, इतना मुश्किल पेपर नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है इस पेपर की, ये यहाँ पे थोड़ी वर्टिकल है, मैंने इसको यहाँ पे ना फ्लैट किया हुआ है। रेजिड्यूअल ब्लॉक की तो समझ आ गई है ना, रेजिड्यूअल ब्लॉक एक्चुअली है क्या। अभी ना मेरे पास ये है VGG19, ये है 34 लेयर न्यूरल नेटवर्क, और ये है रेजिड्यूअल नेटवर्क। अभी इस रेजिड्यूअल नेटवर्क को ना आप जो है ना स्किप मारें, इसको भी नहीं देखना, हम पहले नीचे देख लेते हैं। ये इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, और इधर से ये 3 लेयर्स उड़ा दें, इधर से ये 3 लेयर्स उड़ा दें, इधर से ये लेयर्स उड़ा दें। अब बताएं, इन दोनों को मैच करें, इन नेटवर्क्स को दोनों को, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये दोनों सेम है? यस सर सेम है। सेम है ना। तो इन्होंने ना 34 लेयर का प्लेन न्यूरल नेटवर्क बनाया। उन्होंने कहा ये देखें VGG19 की तरह का हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जो इससे सिमिलर हो आर्किटेक्चर में, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो इसको VGG19 से अच्छी एक्यूरेसी देनी चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह का सिमिलर नेटवर्क है। बात हमारी अकल तो इस बात को मानती है ना। अगर नेटवर्क का यस सर। आर्किटेक्चर सेम है, लेकिन अगर हम स्पीड को आगे बढ़ा लेके जाएंगे तो इसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यस सर। ठीक है,
लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इसने जो है ना इसकी परफॉर्मेंस 34 लेयर प्लेन की जो परफॉर्मेंस कम थी VGG 19 से, यानी कि 19 लेयर वाले न्यूरल नेटवर्क से कम थी। तो अब ना इसकी एक ना मैं प्रोबेबल सी ना एक आपको थोड़ी सी मेरी अकल क्या कहती है, मे भी आपको भी वो बात हिट करे। ये देखें, जब भी आपका एक न्यूरल नेटवर्क या जब आप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को आप जब ट्रेन करते हैं ना, तो जो पहली कुछ लेयर्स होती है ना वो एजेस वगैरह को डिफाइन करती है। मैंने हमारी पहले बात हुई है कि शुरू में एज डिफाइन होते हैं, फिर आगे आगे मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनते हैं और एट द एंड आपकी शेप्स बन रही होती हैं। यानी कि एज मोर बेसिक जो है ना आपके जो है ना बेसिक कंस्ट्रक्शन यूनिट होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर इमेज को रिकॉग्नाइज करने में। आप इस चीज से एग्री करते हैं? हेलो, तो क्या स्टेटमेंट बोली आपने? ये देखो ना, जब भी आप कोई नेटवर्क को डिफाइन करते हैं इमेज रिकॉग्निशन के लिए, तो आपकी जो पहली कुछ लेयर्स होती है ना वो एजेस को डिटेक्ट कर रही होती हैं, बेसिक फीचर्स इमेज के निकाल रही होती हैं। यस सर। एज हो गए, कंटोर हो गए आपके, फिर आगे आगे जैसे जैसे आपका नेटवर्क आगे की तरफ बढ़ता है ना तो मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स बन जाते हैं, बनते हैं आगे वाले लेयर्स के अंदर। यस सर। आपके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, एजेस वगैरह हो गए, कंटोर्स हो गए, शेड्स हो गए, इसी टाइप की चीजें होती हैं। यस सर। इस बात को आप करते हो एग्री? यस सर। अब आपका ये देखिए, जब अगर आपके उसके अंदर इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर आप अच्छी से आ गए हैं, क्या आप